जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम बिहार एसएससी सीजीएल 4 एएसओ के लिए प्रैक्टिस शीट नंबर 3 करने वाले हैं। और इससे पहले हम 2 और करा चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। और ये इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और इसमें टोटल 150 सवाल हम कराएंगे, जिसमें से 75 जीके जीएस रहेगा और 25 मैथ रहेगा और 50 रीजनिंग रहेगा, ये सभी कराएंगे। और ये सेट जो है वो बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिर बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर हो गया और बिहार एसएससी बीएसओ का, ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। पहला सवाल में जो है वो रीजनिंग का है, तो हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और आप पीडीएफ डाउनलोड करके बना लीजिएगा। 2 का आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, 2 का सी। और 3 की बात करें तो 3 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 का आंसर बी। और 4 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 का। और 5 की बात करें तो 5 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 के आंसर। और 6 की बात करें तो 6 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 के आंसर डी। और 7 की बात करें तो 7 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 के आंसर। और 8 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 के आंसर। और 9 के हो जाएगा 9 के ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, 9 के। और 10 की बात करें तो 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 के आंसर सी। और अब आइए 11 नंबर से जीके है, तो 11 नंबर से सोल्यूशन करते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहा है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो ये होता है पृथ्वी का घूर्णन के कारण। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, पृथ्वी का घूर्णन। और कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है, ये याद रखिएगा। और कोरियोलिस बल का अधिकतम प्रभाव ध्रुवों पर होता है, और ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप होता है, ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल है, और एक याद रखिएगा, विषुवत रेखा पर कोई पदार्थ घूर्णन अक्ष के समानांतर होता है, जिससे कोरियोलिस बल का मान 0 हो जाता है। आगे सवाल है 12 नंबर, कह रहा है साल्टोरो कांगड़ी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है? तो ये स्थित है भारत पाकिस्तान सीमा पर, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, भारत पाक सीमा। और साल्टोरो कांगड़ी चोटी चट्टान बर्फ का एक उबड़ खाबड़ पर्वत है जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण किनारे पर स्थित है, ये याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में बता देते हैं। पर्वत के प्रमुख शिखर, तो विश्व के प्रमुख शिखर जो है पर्वत शिखर, एक कंचनजंगा याद रखिएगा, ये भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है, और ये 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। और एक याद रखिएगा, मकालू फर्स्ट जो है नेपाल चीन के सीमा पर है, और ये 8481 मीटर है। और एक कामेट याद रखिएगा, ये भारत चीन के सीमा पर है, भारत चीन के सीमा पर कामेट, और ये 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। और एक अन्नपूर्णा याद रखिएगा, ये नेपाल के सीमा पर है, और 8078 मीटर इसकी ऊंचाई है। और गुलमर्ग माध्यता की याद रखिएगा, गुलमर्ग माध्यता जो है वो चीन में है, और ये 7728 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं लगती है? तो भूमि सीमा नहीं है, तो ये हो जाएगा लेबनान, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, लेबनान। और मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन से संबंधित है। और बात करें तो जॉर्डन नदी मृत सागर के जल का मुख्य स्रोत है, और मृत सागर की लवणता 238 प्रति हज़ार है, 238 प्रति हज़ार ऐसे होता है, ऐसे प्रति हज़ार। और बॉन्ज हिल की लवणता सबसे ज़्यादा है, 330 प्रति हज़ार हो जाएगा बॉन्ज हिल का लवणता। और सागरीय जल की औसत लवणता 35 प्रति हज़ार है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है 14 नंबर में, कह रहा है निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा जो है वो एल नीनो, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, एल नीनो। और एक होता है ला नीनो, तो ला नीनो जो है वो ठंडी जलधारा होता है, और एल नीनो होता है गर्म जलधारा, तो ये याद रखिएगा। और कुछ बात करें तो गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशियो, अलगुहास और ब्राज़ील धारा गर्म जलधारा ये सब है। और फिर हम्बोल्ट, लेब्राडोर, फॉकलैंड, कनारी, ओयोशीब जलधारा जो है ये सब ठंडी जलधारा है, ये सब याद रखिएगा। और भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान हेतु एल नीनो जलधारा का उपयोग होता है।
और गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो, ये सब जो है वो गर्म जलधारा है, तो ये सब याद रखिएगा। और बाकी ये सब ठंडी जलधारा है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे सवाल है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो ये जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। और एक याद रखिएगा, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। और भारत के लगभग बीचों बीच 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कि कर्क रेखा 8 राज्य से होकर के गुजरता है। और फिर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है लद्दाख में, और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बालांगू अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कच्छ गुजरात में स्थित है, तो ये सब याद रखिएगा। 16 नंबर में कह रहा है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा नाइजीरिया, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, नाइजीरिया। और विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत है, और ये UNFPA रिपोर्ट 2023 के अनुसार है। और यूरोप में सर्वाधिक आबादी वाला देश रूस हो जाएगा। और अमेरिका महादेश में सर्वाधिक आबादी वाला देश USA है, और उत्तरी अमेरिका में। और दक्षिणी अमेरिका महादेश में सर्वाधिक आबादी वाला देश ब्राज़ील हो जाएगा, तो ये सब याद रखिएगा। 17 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ये हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। नर्मदा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है ये। और नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। और नर्मदा और ताप्ती खंभात की खाड़ी में गिरता है। और नर्मदा और ताप्ती जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुअरी का निर्माण करता है। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी नदी, तो ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है, घाना की राजधानी है? तो घाना की राजधानी अकरा हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अकरा। और घाना की मुद्रा सेडी हो जाएगा। और मोरक्को की राजधानी रबात हो जाएगा, मोरक्को की राजधानी। और नाइजीरिया की राजधानी अजूबा हो जाएगा। और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु हो जाएगा, तो ये सब याद रखिएगा। आगे 19 नंबर में कह रहा है, निम्न में से कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है? तो ये हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, राजस्थान। और चाय उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। और चाय उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा गलत है ये बोल रहा है, तो आइए मिलाते हैं। तो ये हो जाएगा बांदीपुर जो हो जाएगा वो कर्नाटक में, तो ये तमिलनाडु दिया हुआ है, तो यही गलत है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। बांदीपुर कर्नाटक हो जाएगा। और मानस असम हो जाएगा। और रणथंभौर राजस्थान। और भीतरकनिका उड़ीसा, तो ये सब सही है। और बात करें तो राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, ये भी याद रखिएगा। और यह उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। और यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान यही हो जाएगा, सिमलीपाल। आगे देखते हैं। आगे सवाल है, अब मैथ और रीजनिंग का है, तो इसका आंसर बताते हैं। 21 के आंसर ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, और आप PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा। 22 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 के आंसर। 23 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, 23 का ए। और 24 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 के आंसर। और 25 की बात करें तो 25 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 के आंसर। 26 में कह रहा है, सजीवों में अनेक तत्व या तो मुक्त अवस्था में होते हैं अथवा यौगिकों के रूप में निम्नलिखित में से एक तत्व सजीवों में नहीं पाया जाता है। तो ये हो जाएगा सिलिकॉन, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, सिलिकॉन। और
और इसके बारे में कुछ बात करें तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु के अंतर्गत अंतर्भाग में उपस्थित होता है और फिर यह बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है स्वस्थ पादपों के लिए तथा उन जंतुओं के लिए जो पादपों को खाते हैं, ये सब के लिए मैग्नीशियम के बारे में याद रखिएगा। और सीजियम में बहुत संख्या में आयरन उत्प्रेरकों जैव रासायनिक क्रियाओं में कार्य करता है, ये सब याद रखिएगा सीजियम के बारे में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं 27 नंबर क्या है। 27 नंबर में कह रहा है विषम जोड़ा का चयन कीजिए। तो विषम जोड़ा का चयन करने के लिए बोल रहा है, तो आइए इसको मिलाते हैं। तो इसका आंसर एमाइलोप्लास्ट, तो एमाइलोप्लास्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और एमाइलोप्लास्ट की बात करें तो प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह नहीं होगा, ये याद रखिएगा, यही विषम जोड़ा है। और कुछ पादप कोशिकाओं में एमाइलोप्लास्ट नामक अवर्णक कोशिकांग पाए जाते हैं जो कि मंड कणों का संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार है। तो एमाइलोप्लास्ट से जो होता है वो मंड संग्रहण होता है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और कुछ इसके बारे में बात करें तो प्रोटीनोप्लास्ट की बात करें तो प्रोटीनोप्लास्ट पौधों के लिए आवश्यक प्रोटीन को संग्रहण करने में मदद करता है और आमतौर पर बीजों में पाया जाता है। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 28 नंबर सवाल में कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सी राशि है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो अदिश राशि, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अदिश राशि। और क्षेत्रफल भी अदिश राशि होता है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं और अदिश राशि के बारे में और कुछ बताते हैं। तो अदिश राशि जो है वो इसका परिणाम और मात्रक जो होता है वो दूरी, चाल, ऊर्जा, कार्य, विद्युत विभव, आयतन, क्षेत्रफल, चुंबकीय फ्लक्स, ये सब जो है अदिश राशियां हैं। और सदिश राशि के बारे में याद रखिएगा तो बल, संवेग, आवेग, बल युग्म, त्वरण, गुरुत्वीय क्षेत्र, कोणीय वेग, ये सभी जो है वो सदिश राशि है। 29 नंबर में कह रहा है यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाता है जहां से वह चली थी, तो ये जो हो जाएगा वो औसत वेग शून्य, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, औसत वेग शून्य हो जाएगा। 30 नंबर सवाल में कह रहा है STP पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है। तो इसके बराबर हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻23 ऑक्सीजन अणुओं का, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। और आगे सवाल देखते हैं 31 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशियां मात्रक रहित हैं। तो ये जो राशि है वो हो जाएगा मोल अंश, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, मोल अंश। और मोलालता की बात करें तो मोलालता, नॉर्मलता और मोलालता एक के मात्रक होता है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं क्या है। 32 नंबर में कह रहा है 32 का जो सवाल है वो रीजनिंग से है, तो इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और 33 की बात करें तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, 33 का। और 34 की हो जाएगा, 34 के ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, 34 का। और 35 की बात करें तो 35 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 35 के आंसर। और 36 की बात करें तो 36 के आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 36 का। और 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, 37 का। और 38 की बात करें तो 38 की हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, 38 का। और 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, 39 का। और 40 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। और 41 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 41 के आंसर। और 42 नंबर में कह रहा है एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये हो जाएगा तेल का सबसे बड़ा उत्पादक सऊदी अरब, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, सऊदी अरब। और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक है और पेट्रोलियम अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। और पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संरक्षित भंडार वेनेजुएला के पास है। और कुछ बात करें तो एशिया का सबसे पुराना रिफाइनरी डिगबोई रिफाइनरी है जो कि 1901 में स्थापित हुआ था। और एक याद रखिएगा डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है, तो ये उड़ीसा में, भारत में, उड़ीसा में। आगे सवाल है
वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। 43 नंबर में कह रहा है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो ये हो जाएगा चादरी अभ्रक। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, चादरी अभ्रक। और तांबा उत्पादन में चिली का प्रथम स्थान है और जिप्सम और लौह उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। और भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है और भारत में जिप्सम सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। ये सब याद रखिएगा जिप्सम का। आगे सवाल देखते हैं। और जिप्सम और लौह उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो चीन का है। आगे सवाल है 44 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ये जो दर्ज किया गया है वो किया गया है जैन का। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, जैन। और 2011 के जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04% है। और फिर 1951 में भारत की साक्षरता दर 18.33% था। ये भी याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा विकल्प गलत से सुमेलित है, गलत है? तो ये हो जाएगा जबलपुर झेलम नदी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। तो जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है, ना कि झेलम नदी के, ये याद रखिएगा। और झेलम नदी के तट पर जम्मू कश्मीर का सबसे महत्वपूर्ण नदी है झेलम नदी। और वैदिक काल से झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता था वैदिक काल में। और झेलम नदी पर श्रीनगर अवस्थित है, श्रीनगर शहर। और शिप्रा नदी पर मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है शिप्रा नदी। तो ये सब याद रखिएगा। और लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ। आगे सवाल है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यपालों और मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। ये सब याद रखिएगा। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ था और वर्तमान संविधान भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, ये भी याद रखिएगा। आगे सवाल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। और अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 3 प्रकार के आरोपों के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है और वो तीनों के बारे में बताते हैं। एक याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगा और अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगा, ये याद रखिएगा, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तो 2 नंबर हो गया। और 3 नंबर में याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये सब। और एक याद रखिएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामलों में अनुच्छेद 21 का व्यापक विस्तार किया है। और निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, निजता का अधिकार। और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 22 में। आगे सवाल है 48 नंबर में कह रहा है किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? तो ये हो जाएगा 122वां संशोधन विधेयक 2014। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 122वां संविधान संशोधन। और एक याद रखिएगा 101वां संविधान संशोधन, ये इसके तहत जीएसटी से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से। और जीएसटी सर्वप्रथम 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। और फिर भारत का प्रथम राज्य असम है जो कि जीएसटी कानून को अनुमोदित किया है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो ये हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और हो जाएगा अल्पसंख्यकों के अधिकार। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 1 और 3, ये याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 का प्रावधान किया गया है। और फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29
और 30 ये सब में वर्णित मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 19 का 1 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की व्यवस्था किया गया है। आगे सवाल है, इसका आंसर ये हो जाएगा 49 का। 50 नंबर में कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये जो दिया गया है वो अनुच्छेद 243 के जी के तहत। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 243 के जी। और कुछ इसके बारे में याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। और इस अनुसूची में 29 विषय शामिल है, ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। और राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधान परिषद का सृजन या उत्पादन कर सकता है। और फिर अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना की व्याख्या किया गया है। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या 100 है और तेलंगाना में 40 है। और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। और वो 6 राज्य आपको पूरे याद रखिएगा। तो 1 है आंध्र प्रदेश, 2 में कर्नाटक, 3 में तेलंगाना, 4 में महाराष्ट्र, 5 में उत्तर प्रदेश और 6 में बिहार। तो ये 6 को याद रखिएगा। और सर्वप्रथम 1935 के भारत शासन एक्ट के अधीन विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, प्रावधान। आगे सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 51 का। अब 52 नंबर में है मैथ, तो इसका आंसर बताते हैं। 52 का आंसर बी हो जाएगा। आप PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा या फिर वीडियो रोक करके। और 53 के आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 53 के आंसर। और 54 की बात करें तो 54 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 54 के आंसर। और 55 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 55 के आंसर। 56 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 56 के आंसर। और 57 की बात करें तो 57 में कह रहा है तरंगधैर्घ्य का कौन सा परास में प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से सक्रिय विकिरण है? तो ये हो जाएगा 400 से 700। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 400 से 700। आगे सवाल है 58 नंबर में कह रहा है वायुवीय जीवों में श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन। आगे सवाल है 59 नंबर में कह रहा है सूर्य द्वारा गर्म होने पर भी पहाड़ों का बर्फ कभी एक साथ नहीं पिघलती है, क्यों? तो क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कम होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और बर्फ सामान्यतः 93% प्रकाश का परावर्तन कर देता है और केवल 7% ही अवशोषित करता है, ये याद रखिएगा। और बर्फ के अंदर स्थित गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण सूर्य की ऊष्मा उसे पूर्णतः प्रभावित नहीं कर पाता है। आगे सवाल है घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, तो 60 में जो नहीं होता है वो हो जाएगा ध्रुवन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ध्रुवन। और ध्वनि की घटना अनुप्रस्थ तरंग में संभव है और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होता है, ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास तलस्थ अवस्था में परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं दर्शाता है? तो ये हो जाएगा फर्स्ट S² 2S² और 2p6 और 3s², 3p6, 3d9 और 4s²। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। आगे सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन से योजना बहुलक हैं? कौन से योगज कौन से योगज बहुलक है? तो ये हो जाएगा ऑरलॉन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑरलॉन। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। आगे सवाल रीजनिंग का है, तो इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 63 का। और 64 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, 64 के बी। और 65 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65 के आंसर सी। और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 66 की बात करें तो 66 के आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 66 के आंसर सी।
और 67 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 67 के आंसर डी। और 68 की बात करें तो 68 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 68 के आंसर। और 69 की बात करें तो 69 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 69 के आंसर। और 70 की बात करें तो 70 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70 के आंसर डी। और 71 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका 71 का। और 72 के हो जाएगा 72 के आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 72 के आंसर। 73 से आइए सोल्व करते हैं। 73 में कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 324 ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका 324। और संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 148 की बात करें तो इसके तहत भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है, यानी कि सीएजी का। और अनुच्छेद 326 में जो है वो हो जाएगा वयस्क मताधिकार से संबंधित है। और भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था और यह एक संवैधानिक निकाय है, तो ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है, क्या है देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो यही सही है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। और इसकी बात करें तो 25 जून 1975 से 22 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत का आपातकाल घोषित किया गया था, ये याद रखिएगा, भारत में आपातकाल। और आपातकाल का संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत है, ये भी याद रखिएगा। और कुछ बात करें तो बाह्य या फिर आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। और एक याद रखिएगा अनुच्छेद 356, इसके अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात होता है अनुच्छेद 356 के तहत। और राष्ट्रपति शासन जो होता है ये सब। और वित्तीय आपात होता है अनुच्छेद 360 के तहत, 360 के तहत वित्तीय आपात होता है, तो ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं क्या है। 75 नंबर में कह रहा है नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह जो था वो था रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। नील विद्रोह जो है वो तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था, नील की खेती से संबंधित है ये सब। और दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण नाटक लिखे थे और 1859 में ये लिखे थे, 1859 में, ये याद रखिएगा डेट। और नील आयोग का संबंध बंगाल से था। और एक याद रखिएगा बंगाल के किसानों द्वारा 1859 और 60 में नील विद्रोह का आरंभ हुआ था। आगे सवाल है देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था नमक सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद हुआ था सबसे पहले हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये याद रखिएगा। सबसे पहले हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। और फिर नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च 1930 को, नमक सत्याग्रह। और भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। और बाल विवाह निरोधक अधिनियम अप्रैल 1930 को लागू किया गया था, ये याद रखिएगा। और फिर इस एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। और रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट, ये याद रखिएगा। और फिर साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे आया था, साइमन कमीशन। और फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये सब डेट याद रखिएगा। आगे सवाल है सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क निर्माण किसने कराया था? तो ये निर्माण कराया था शेर शाह सूरी,
ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, शेर शाह सूरी। और लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक रोड को मरम्मत करवाया था। और फिर शेर शाह सूरी राजमार्ग का निर्माण शेर शाह द्वारा करवाया गया था, शेर शाह द्वारा। आगे सवाल है 79 नंबर, कह रहा तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, पाटलिपुत्र। और तीसरी बौद्ध संघ के अध्यक्ष के इसका जो अध्यक्ष थे मोगलीपुतिस थे, ये याद रखिएगा। और प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था, और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। आगे सवाल है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। 80 का कह रहा है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? तो ये था रॉलेट अधिनियम। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, रॉलेट अधिनियम। और भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था, और इसे काले कानून की भी संज्ञा दिया गया है। और फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 प्रारंभ जो है सत्याग्रह से था। 1919 में प्रारंभ किया गया था सत्याग्रह। आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, हनुमान रहनुमाई मजदायान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा सही संयोजन है, पहचान कीजिए। तो इसमें पहचान करने के लिए बोल रहा है, तो ये हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, उसके बाद ज्योतिबा फुले, उसके बाद नौरोजी फुरदोनजी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला सही है। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में एम जी राणा डे और आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और फिर केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से प्रार्थना सभा की स्थापना किया गया था। और फिर सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था, 1873 में, ये याद रखिएगा। और महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र 1903 में, कब 1903 में प्रकाशित किए थे, प्रारंभ किए थे। और इस समाचार पत्र के संपादक जो थे वो मनसुखलाल हीरालाल नजर थे, ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है 82 नंबर, 82 में बोल रहा है उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो ये शुभारंभ किया था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, लॉर्ड डलहौजी। और 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ है। और बॉम्बे से ठाणे के बीच प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन 34 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर चलाया गया था पहली बार में। और रेलगाड़ी लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच चलाया गया था। प्रथम रेलगाड़ी लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में चलाया गया था। और लिवरपूल विश्व का सबसे पुराना रेलवे प्लेटफॉर्म है। और लॉर्ड ऑकलैंड के काल में जीटी रोड का मरम्मत कराया गया था। आगे सवाल देखते हैं। और एक है लॉर्ड मेटकॉफ ने समाचार पत्रों से सभी प्रतिबंध हटा दिया, और इस कारण समाचार पत्रों का मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकॉफ को कहते हैं, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है, आगे 83 नंबर में मैथ और रीजनिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है ऐसा। 84 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 84 के आंसर। और 85 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 85 के आंसर बी। और 86 की बात करें तो 86 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86 के आंसर। और 87 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 87 के आंसर। और 88 में कह रहा है एक ग्रंथि है जो आहार नाल से संबंधित नहीं है, तो ये जो है वो हो जाएगा एड्रीनल अधिवृक्क, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। आगे सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो एक तरफ जंतु है, एक तरफ श्वसन अंग है। तो इसकी बात करें तो केंचुआ का श्वसन अंग हो जाएगा आर्द्र क्यूटिकल। और जलीय कीट का हो जाएगा श्वास नली। और मछलियाँ का हो जाएगा, मछलियाँ की बात करें तो मछली का हो जाएगा क्लोम हो जाएगा। और सरीसृप या फिर पक्षी, इसका हो जाएगा फेफड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका।
और इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो एक पशु समूह श्वसन संरचना के बारे में बता देते हैं। तो प्रोटोजोआ हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली के तहत श्वसन अंग लेता है। और फिर निडारियंस जो है वो शरीर की सतह से, और फिर एनालिडा त्वचा से, ऑर्थोपोडा गिल्स, और फिर बुकलंग से, और फिर कोर्डेटा गलफड़े या फिर फेफड़ा से। तो ये सब याद रखिएगा, श्वसन अंग ये सब का था। आगे सवाल है, रैम्सडेन नेत्रिका के दोनों लेंसों की फोकस दूरी f है, तो वे लेंस की दूरी कितनी दूरी पर रख सकते हैं? तो ये कितना दूरी पर रहता है? तो ये हो जाएगा 2/3f। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे सवाल है 91। इसमें कह रहा है निम्न में से जो सही रूप में सुमेलित नहीं है वह है, तो कौन सा गलत है? तो ये हो जाएगा हाल प्रभाव कारी फलन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और हाल प्रभाव एक भौतिक घटना है जिसमें जब किसी चालक या अर्धचालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है उस पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, ये याद रखिएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने के लिए हाल प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। 92 नंबर में कह रहा है 92 में, पायस को किस प्रकार तोड़ा नहीं जा सकता है? तो किस प्रकार नहीं तोड़ा जा सकता है? तो ये हो जाएगा परिक्षेपण माध्यम की अधिक मात्रा मिलाकर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। अब आगे 93 नंबर में है रीजनिंग का, तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। और 94 की बात करें तो 94 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 94 का आंसर। और 95 की बात करें तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 95 का आंसर। और 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 96 का आंसर। और 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 97 का आंसर। और 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 98 का आंसर। और 99 की बात करें तो 99 का ऑप्शन डी हो जाएगा। और 100 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए 100 का आंसर। और 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 आंसर। 101 का हो जाएगा ऑप्शन बी 26। और 102 की बात करें तो 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 103 की बात करें तो 103 में कह रहा है तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 1929 में। और लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे। और 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। और संपूर्ण देश में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो ये सब याद रखिएगा। और इसी दिन को ऐतिहासिक प्रदान करने के लिए 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया है। तो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950 से ही। और संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा को स्वीकार किया था। और आगे सवाल है, इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? तो भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है दयानंद सरस्वती को। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर है। और दयानंद सरस्वती मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाए थे। और 1875 में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे, मूलतः हिंदी भाषा में था। 1875 में इसकी रचना किए थे। और वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का नारा है। और कुछ बात करें तो वेलेंटाइन सिरॉल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है। ये याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में। आगे सवाल है, एक याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू द अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है, इनका याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। 105 नंबर में कह रहा है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है, तो कौन बना है? तो ये बना है HDFC बैंक। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, HDFC बैंक। और भारत के निजी क्षेत्र बैंक HDFC ने 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में एक शाखा खोला है। आगे सवाल है, जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्य हैं? तो ये हो जाएगा 58। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका।
और मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। एक सौ 7 नंबर में सवाल कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है। तो ISA का 107वां सदस्य देश जो है वो हो जाएगा मालदोवा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, मालदोवा। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में COP21 के दौरान लॉन्च किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय हरियाणा गुरुग्राम में है, भारत में ही है। आगे सवाल है उत्तर प्रदेश की पिंक ई रिक्शा ड्राइवर आरती को किस देश में महिला सशक्तिकरण से संबंधित रॉयल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कौन सा देश से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, इंग्लैंड। 109 में कह रहा है 2024 में फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीता है एटाना बोनमती। ऑप्शन बी आंसर हो इसका, एटाना बोनमती। और 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार जो है वो लियोनेल मेसी जीते हैं, ये याद रखिएगा। और फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। आगे सवाल है किस राज्य सरकार ने दीदी की लाइब्रेरी परियोजना की घोषणा की है। तो ये हो जाएगा बिहार। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, बिहार। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की सभी पंचायतों में दीदी की लाइब्रेरी खोलने की घोषणा किए हैं। 110 में कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 11 जुलाई। और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, 11 मई को। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, 20 जून को। और 24 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेखभाल और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना मनाया जाता है, 24 जुलाई को। आगे 112 में कह रहा है किसने 2025 फ्रेंच ओपन महिला टेनिस का एकल खिताब जीत लिया है। तो कौन जीता है। तो ये हो जाएगा कोको गॉफ। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, कोको गॉफ। और कुछ इसके बारे में बताते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के जो महिला विजेता हैं वो मेडिसन कीज हैं, अमेरिका के हैं। और पुरुष एकल विजेता जो हैं वो हैं जेनिक सिनर, इटली के हैं। और फ्रेंच ओपन 2025 के महिला एकल विजेता में कोको गॉफ अमेरिका के हैं। और पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के हैं, फ्रेंच ओपन 2025 के विजेता। और विंबलडन ओपन 2025 के विजेता जो है महिला एकल में वो हो जाएगा एगा स्विटेक, पोलैंड के है, ईगा स्विटेक। और पुरुष एकल विजेता में विंबलडन ओपन 2025 में जेनिक सिनर, इटली के हैं, ये हो जाएंगे पुरुष एकल विजेता। तो ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल जो है वो अब मैथ रीजनिंग का है। तो इसका आंसर बताते हैं। 113 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 113 के आंसर। 114 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका। और 115 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 115 के आंसर। और 116 के हो जाएगा सी आंसर इसका। और 117 की बात करें तो 117 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 117 के आंसर डी। और 118 की बात करें तो 118 में कह रहा है प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान, तो ये जो है वो हो जाएगा दाएं और बाएं निलयों द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा समान होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। आगे सवाल है 119 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है CO2 और H2O। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। आगे सवाल है किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति हवा में n है यदि यह तरंग u अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है जब आवृत्ति का मान होता है। तो इसका जो मान होता है वो हो जाता है n। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी आंसर। और विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होता है, ये भी याद रखिएगा। और विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा का परिवहन करता है। आगे सवाल है 121 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो ये हो जाएगा साबुन के मिसेल किसी विशेष सांद्रता के बाद बनते हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी।
और मिसेल का निर्माण क्रांतिक मिसेल सांद्रता के उच्च मान पर होता है। आगे सवाल है 122 नंबर रीजनिंग का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 123 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और 124 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 124 के आंसर। और 125 में कह रहा है कितने त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा 16 त्रिभुज, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। 126 में है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका 126 का। और 127 की बात करें तो 127 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 127 के आंसर। सॉरी बी नहीं होगा, सी होगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और कितना नंबर आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। 128 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर 128 का ए। और 129 की बात करें तो 129 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर 129 का। और 130 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 130 का। और 131 के हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका 131 का। 132 में कह रहा है पेटीएम का गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है राजीव अग्रवाल को, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका राजीव अग्रवाल। आगे सवाल है टाइम्स टायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये प्राप्त किया है भारतीय विज्ञान संस्थान, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका भारतीय विज्ञान संस्थान। आगे सवाल है 134 नंबर में कह रहा है खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो ये हो जाएगा पश्चिमोत्तर में, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका पश्चिमोत्तर। और खरोष्ठी लिपि दाएं और बाएं लिखा जाता है, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। और खरोष्ठी लिपि को भारत बैक्ट्रियन लिपि भी कहते हैं। और अगला सवाल है स्वतंत्रता के बाद भारत ने कब अपनी पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, तो ये शुरुआत हुआ है 1951 में, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका 1951। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था और हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित था। और इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया गया था। आगे सवाल कह रहा है आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत थी, तो ये था 38.6%, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका 38.6%। 137 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून नहीं है, तो ये हो जाएगा तलाक का मामला, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका तलाक का मामला। और आपराधिक मामले हैं जो लोगों की संपत्ति, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को खतरे में डालने या नुकसान पहुंचाता है, ये सब। और भारत में विवाहित जोड़ों का तलाक या अलगाव कोई आपराधिक मामला नहीं है। और फिर 3 तलाक को तलाक ए विद्वत कहा जाता है। आगे सवाल है बारबाडोस देश की राजधानी कौन सी है, तो बारबाडोस की बात करें तो इसका राजधानी ब्रिज टाउन हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका ब्रिज टाउन। और अजरबैजान की राजधानी बाकू हो जाएगा, अजरबैजान की राजधानी। और बहरीन की राजधानी मनामा हो जाएगा, मनामा बहरीन का राजधानी। और अजरबैजान देश की मुद्रा मनात हो जाएगा और बहरीन की मुद्रा दिनार हो जाएगा। और अंगोला की मुद्रा क्वांजा हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है, तो फ्रीडम इन एग्जाइल की बात करें तो ये एक आत्मकथा है, ये आत्मकथा हो जाएगा दलाई लामा का, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका दलाई लामा। और यह पुस्तक जो है वो 1991 में प्रकाशित किया गया था, फ्रीडम इन एग्जाइल। और दलाई लामा तिब्बत के निर्वासित नेता और 1989 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी हैं, दलाई लामा को मिला है नोबेल शांति पुरस्कार 1989 में। आगे सवाल है क्या है देखते हैं, आइए। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रमिक में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसकी बात करें तो सबसे पहले शुरू किया गया था वो था
प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये शुरू किया गया था। उसके बाद हुआ था मेक इन इंडिया, उसके बाद आया था सुकन्या समृद्धि योजना, उसके बाद अटल पेंशन योजना। तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। और सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और 25 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया गया था। और 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के द्वारा जनधन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। आगे सवाल है, यूरोप के व्यक्तियों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? तो ये रखा गया है बटालेगाला, ऑप्शन सी आंसर है इसका, बटालेगाला। और यह जो है वो श्रीलंका के केगेल जिले में स्थित है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है, क्या है देखते हैं। आगे सवाल है मैथ रीजनिंग से, तो इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 142 के, और 143 के आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा, इसका आंसर हम मिला दे रहे हैं। 144 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 144 के आंसर। और 145 की बात करें तो 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 145 के आंसर। और 146 के हो जाएगा 146 के ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। और 147 की बात करें तो 147 में कह रहा है विषाणु तथा विरोइड में अंतर होता है। तो इसमें जो अंतर होता है वो होता है विषाणु में कम आणविक भार वाला RNA पाया जाता है, जबकि विरोइड में नहीं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और विरोइड बहुत ही छोटे संक्रामक रोग जनकों के रूप में जाना जाता है। और विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ DNA या RNA होता है, और जिन पर प्रोटीन कवच होता है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है 148 नंबर में कह रहा है पसलियाँ कहाँ पर होती हैं? तो पसलियाँ कहाँ पर जुड़ा होता है ये बोल रहा है। तो ये हो जाएगा अस्टर्नम पर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, अस्टर्नम पर जुड़ा होता है पसली। अब आगे सवाल जो है कह रहा है PO 210 और 84 का अर्ध आयु काल 140 दिन है। विघटन होने पर 0.1 ग्राम पोलोनियम 0.25 ग्राम रह जाएगा। तो ये जो रह जाएगा वो हो जाएगा 280 दिन में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका 280 दिन। और आज का आखिरी सवाल ये है उत्प्रेरक परिवर्तन करते हैं। तो उत्प्रेरक परिवर्तित जो करता है वो करता है अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। तो ये था बिहार SSC BSSC CGL 4 ASO के लिए प्रैक्टिस शेट। और ये जो है वो बिहार SSC इंटर लेवल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है, और बिहार SSC स्टेनोग्राफर के लिए भी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।